हेलो प्यारे बच्चों, तो अभी हम लेक्चर नंबर 2 आपका यूनिट एंड मेजरमेंट का, जिसमें डायमेंशन भी इंक्लूडेड है और कुछ आपके एरर के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड हैं, उसका लेक्चर नंबर 2 लेने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हमने अच्छे अच्छे टैकल किए हैं, कुछ क्वेश्चन और हम ले लेते हैं जो कि आपके अच्छे कंसेप्ट बिल्ड करने में हेल्पफुल रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, कीजिए। तो बच्चों, इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारी स्क्रीन के ऊपर है और इट में है मोर देन वन करेक्ट आंसर। इससे एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग, इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क कर दिया, मतलब इट में है मोर देन वन करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं क्या आंसर हो सकता है। लेट्स चेक इट आउट, व्हाट आर द पॉसिबल आंसर्स। ग्रेट, तो देख लेते हैं क्या आंसर हो सकता है। द डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटीज इन वन और मोर द फॉलोइंग पेयर्स आर द सेम। किस किस में आपके डायमेंशंस जो हैं सेम है? टॉर्क एंड वर्क। टॉर्क का आपको फॉर्मूला अगर पता हो तो टॉर्क इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ, यानी कि आपका आर और फोर्स की मल्टीप्लाई हो रही है। तो आर क्या है? लेंथ, और फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? आप कहेंगे सर एम एल टी माइनस टू। तो हमें टॉर्क के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला मिलता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और याद करो, यही आपका डायमेंशनल फॉर्मूला होता था आपका एनर्जी के लिए। एनर्जी मतलब वर्क, चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। वर्क डन के लिए हमारा होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और ये डिस्टेंस क्या, इट्स अ काइंड ऑफ लेंथ, बिल्कुल सेम वही कहानी है। तो हाँ जी, इनके दोनों के सेम है, मतलब ए हमारा आंसर रहेगा। एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आप कहेंगे सर एल से डिनोट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को, और इक्वल टू होता है एम वी आर। मास के लिए एम, वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस वन, और रेडियस आर के लिए एल एक और हो जाएगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू दिस, दोनों बराबर नहीं है। तो हटाइए बी को। सी, एनर्जी एंड यंग्स मॉडुलस। अब ये थोड़ी हटकर चीजें आ गई आपके सामने। एनर्जी एंड यंग्स मॉडुलस। सर एनर्जी के लिए तो हमें पता है कितना होता है, आप कहेंगे सर एम एल टी माइनस टू। बट व्हाट अबाउट द यंग्स मॉडुलस सर? ये तो हम भूल गए होंगे काफी बच्चे। हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा सा याद कीजिए। यंग्स मॉडुलस इक्वल टू होता है बेटा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय लेंथ। याद आया थोड़ा थोड़ा? मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा याद होगा, कुछ हल्की हल्की यादें होंगी, कुछ बच्चों के दिमाग से ऊपर चली गई होंगी, तो ये यंग्स मॉडुलस कुछ तो भूल चुके होंगे। ठीक है, तो ये डेल्टा एल अपॉन एन, ये तो यूनिट लेस होता है, तो फोर्स अपॉन एरिया बचता है। फोर्स आपको पता है एम एल टी माइनस टू डिवाइड बाई एरिया मतलब एल स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा एल की पावर माइनस वन हो जाएगा। तो आपका जो आंसर सी है ये भी मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यंग्स मॉडुलस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है इट इज इक्वल टू एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू। आगे बढ़ते हैं, डी फॉर डेली की तरफ बढ़ते हैं। लाइट ईयर एंड वेवलेंथ। बेटा लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर होता है बेटा, ये डिस्टेंस की यूनिट है लाइट ईयर। मुझको लगता हो स्पीड ऑफ लाइट वगैरह, क्या ये अजीब सा है? लाइट ईयर क्या है? मुझको लगता है वो लाइट ईयर, ईयर वर्ड आ रहा मतलब टाइम है। ना 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 बेटा, है तो रिलेटेड टाइम से, लेकिन टाइम की यूनिट नहीं है। क्या मतलब है सर? बेटा ये जब बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंस हमें मेजर करनी होती है ना, तो हम इस तरह मेजर करते हैं, वन लाइट ईयर मतलब एक साल में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी वो डिस्टेंस। वो एक साल में 365 डेज में, हाँ ठीक है बेटा जी। तो हम बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंस को लाइट ईयर मेजर करते हैं। तो लाइट ईयर क्या है एक्चुअल में? ये डिस्टेंस ही है। दिस इज डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब इट्स अ काइंड ऑफ लेंथ। यस सर नो? आप कहेंगे बिल्कुल सर, डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ। और वेवलेंथ क्या होती है सर? वेवलेंथ इज आल्सो अ काइंड ऑफ डिस्टेंस व्हिच इज आल्सो लेंथ, मतलब ये भी वही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी ए एंड डी। इसके जो आंसर होंगे बेटा, ए और डी आर द करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी को डाउट तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आई गेस क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वेलोसिटी v, फोर्स f एंड टाइम t आर टेकन एज फंडामेंटल डायमेंशन। इनको फंडामेंटल क्वांटिटी ले लिया, देन द डायमेंशंस ऑफ मास इन दिस सिस्टम विल बी। बेटा इस तरह क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं मान लेता हूं जो मास है वो मिलके बना हुआ है इन तीनों चीजों से। किससे? वेलोसिटी से, फोर्स से और टाइम से। मैं मान लेता हूँ वेलोसिटी की पावर a है, फोर्स की पावर b है और टाइम की पावर c है। यही तो मुझे कैलकुलेट करना है। फोर्स की पावर कितनी है? मुझे a b और c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है,
आप कहेंगे ओके सर। तो मैं कह सकता हूं जो भी मास की डायमेंशंस होंगी वो क्या होंगी, वेलोसिटी की पावर ए, फोर्स की पावर बी और टाइम की पावर सी की डायमेंशन के बराबर होंगे। तो भाई दो क्वांटिटी को आप इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह रहे हो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा ये है कि सर ये डायमेंशनली बराबर होंगी, बशर्ते कि हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपका कोई डायमेंशन लेस हो, तब की बात है। ठीक है, ओके सर जी। तो मैं मान लेता हूँ ये इन तीनों से मिलके बना हुआ है वेलोसिटी की पावर ए। अब इसमें ए बी और सी की वैल्यू बेटा कैलकुलेट करने का सीधा सा फंडा ये है, ये सर जी सीधा सा फंडा क्या है, सीधा सा फंडा बेटा ये है ना कैलकुलेट करने के लिए कि आप इनके जो एक्चुअल डायमेंशंस हैं वही पुट करो। मतलब सर, अरे मास के लिए क्या डिनोट करते हो आप, एम डिनोट करते हो, यस सर जी, एम ही डिनोट करो राइट साइड। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है आप कहेंगे सर एल टी माइनस वन, वही लिखो, उसकी पावर ए। फोर्स की डायमेंशन क्या है सर, ये तो याद है मुझे, एम एल टी माइनस टू होता है सर, डायमेंशन इसकी पावर कितनी, बी। और टाइम तीसरा टी है तो टी के लिए क्या लिखते हो, टी लिखते हैं सर, इसकी पावर सी। कंबाइन कर लो जो जो कंबाइन हो सकते हैं। देखिए ये रहा मास, तो मास इन ये पावर जो नीचे आ जाएंगी, है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो एल की पावर ए, टी की पावर माइनस ए, मास की पावर बी, एल की पावर बी, टी की पावर माइनस टू बी और टी की पावर सी। और लेफ्ट की तरफ क्या है, खाली मास है, यानी मास की पावर वन है, लेंथ नहीं है सर, टाइम नहीं है सर, अगर ये जीरो जीरो लिख लिया मैंने। ठीक है, अब तो इनको कंबाइन कर लो, आपको पता है अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है ना, मल्टीप्लाई में होता है। तो एल की पावर ए रहा, पहले मास देख लेते हैं, मास की पावर कितनी है, बी, एम की पावर बी। मास की कहानी खत्म हुई यहां से, बिल्कुल सर। अच्छा आगे देखते हैं, लेंथ कितना है, लेंथ की पावर सर ए है, लेंथ की पावर बी है, और तो कुछ नहीं है, नहीं सर, तो लेंथ की पावर ए प्लस बी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं, टाइम की पावर कितनी है, माइनस का ए है सर, माइनस टू बी है और प्लस का सी है, तो कर लीजिए एक साथ, माइनस का ए, माइनस का टू बी और प्लस का सी। ठीक है बेटा जी, जब ये वाले डायमेंशन इसके बराबर है तो पक्की बात है इनकी पावर भी सेम होंगी, आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो यहाँ से जो पावर है उनको कंपेयर कर लो, एम मास की पावर वन है लेफ्ट की तरफ, यस सर, राइट की तरफ कितनी है, आप कहेंगे सर बी, तो आपको एम की वैल्यू आ चुकी है, बी की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है बेटा जी, तो बी की वैल्यू आप ऑप्शन में लिखते रहो ऊपर, बी की वैल्यू कितनी है, वन आ चुकी है। अच्छा, लेंथ की पावर यहाँ पर कितनी है लेफ्ट की तरफ, आप कहेंगे जीरो, राइट साइड कितनी है लेंथ की पावर, आप कहेंगे सर ए प्लस बी। तो यहाँ से, और b की वैल्यू आपको पता है कितनी है, वन, तो a प्लस वन इक्वल टू जीरो, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, आप कहेंगे सर माइनस वन। a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, मुझसे कहीं कोई मिस्टेक हो गई है, एक सेकंड रुक जाइए बेटा। लेंथ की पावर a, लेंथ की पावर b, ये वेलोसिटी था ना एल टी माइनस वन, स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, फोर्स एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल। एक सेकंड रुक जाइए बेटा, ठीक है, ए की पावर माइनस वन है, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी की पावर माइनस वन है, तो वेलोसिटी की पावर माइनस वन इसमें है और इसमें है, यानी कि आपका आंसर बी हो सकता है या फिर डी हो सकता है। दूसरा, आपका बी की वैल्यू कितनी है, ये वन, यानी फोर्स की पावर वन, तो आपका बी फोर बॉम्बे आंसर मिल चुका है। बट फिर भी ऐसा भी हो सकता था कि हमें टाइम भी कैलकुलेट करना पड़े, मतलब आपका टाइम की पावर भी चेक करनी पड़े। तो यहाँ जो थर्ड इक्वेशन है वो कितनी है, माइनस का ए माइनस का टू बी प्लस सी, इट विल इक्वल टू जीरो। ए बी इन सब की वैल्यू प्लेस कर दो, तो जीरो इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी आई थी, आप कहेंगे सर माइनस वन, तो माइनस माइनस वन कितना हो जाएगा, प्लस वन, माइनस टू इंटू बी की वैल्यू कितनी आई थी, वन, प्लस सी, तो सी विल कम आउट टू भी कितना, एक में से दो गया माइनस वन, सी इक्वल टू आएगा वन, सी इक्वल टू आएगा वन, यानी सी किसकी टाइम की पावर। इसको थोड़ा सा ठीक से अरेंज कर लेते हैं, जैसे इसने दिया हमें एफ टी वी के टर्म्स में दिया है, यानी एफ की पावर बी, टी की पावर सी और वी, इस तरह दिया है इसने, वी की पावर ए हमने इस तरह लिया ना, बिल्कुल सर। तो यहाँ से आपका फोर्स की पावर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे बी की वैल्यू कितनी है सर जी, वन। टाइम की पावर कितनी है, टाइम की पावर सी है, तो टाइम की पावर कितनी आ गई है, वन सर जी। और आपकी वेलोसिटी की पावर कितनी है, माइनस वन, तो एफ वन टी वन वी की पावर माइनस वन, बी फॉर बॉम्बे इज आवर करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा, बी फॉर बॉम्बे इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बेटा जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। लेट एप्सिलॉन नॉट, नोट द डायमेंशनल फार्मूला फॉर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यही होता है एप्सिलॉन नॉट, ही होता है जहां पर m मास है, एल टाइम दिस है, तो देन आपको एप्सिलॉन नॉट का
डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है। आपको पता होगा जब हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं, है ना, आपका 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक है, वहां पर हम सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ ही पढ़ते हैं। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के मत लिखिए, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, जहां पर Q1 Q2 चार्ज होते हैं, R आपका डिस्टेंस होता है, फोर्स आपका फोर्स पता ही है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी होती है, 4 पाई हमारा कांस्टेंट है। वैल्यूज प्लेस कर लीजिए, मुझे एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट के लिए कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर Q1 Q2, थोड़ा सा साफ साफ लिख देता हूँ, और यहां से हमारा एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई फोर्स इंटू R स्क्वायर। डायमेंशन 4 पाई को भूल जाइए, 4 पाई की कोई डायमेंशन नहीं है। ये आपके चार्ज हैं दोनों के दोनों जैसा, तो चार्ज के लिए हमें पता है चार्ज इक्वल टू कितना होता है, आप कहेंगे चार्ज इक्वल टू होता है करंट इनटू टाइम, यानी कि 80 लिख दूं मैं, दूसरे वाले के लिए भी 80 है सर, तो a स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर टी स्क्वायर। एग्री हो, आप कहेंगे ठीक है सर। फोर्स के लिए mlt-2 मल्टीप्लाई बाई r का स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर, मतलब एक लेंथ का स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर। बस आपका आ चुका आंसर, m की पावर -1, एक l, दो l, l स्क्वायर से अच्छा ऊपर तो है नहीं l स्क्वायर, तो l क्यूब हो गया है, m1 l की पावर -3 हो जाएगा, m1 l की पावर -3। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो सकता है या बी हो सकता है। टी की पावर कितना, आप कहेंगे सर टी की पावर हाउ मच, एक टी की पावर 2 ये रहा, टी की पावर -2 ऊपर जाके हो जाएगा टी की पावर 4, और बचता क्या है, आप कहेंगे सर करंट एम्पियर का स्क्वायर, मतलब आपका B4 बॉम्बे से करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि 1984, ठीक है, काफी पुरानी बात है। ओके, LCR रिप्रेजेंट दी फिजिकल क्वांटिटीज, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस को आप जानते हैं L से नोट किया जाता है, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट टू द कॉम्बिनेशन व्हिच हैव द डायमेंशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको, अगर याद हो आपकी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है 1/√LC ही होती है, ये फ्रीक्वेंसी के लिए ही फॉर्मूला होता है। देखो सीधा सीधा बन रहा है, ये रहा, C4 चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। कि क्या, अब क्वेश्चन ये है क्या इसके मोर देन 1 करेक्ट आंसर हो सकते हैं, अब जरा वो भी देख लेते हैं, क्या पता इसके एक से ज्यादा आंसर हो, लेट्स चेक इट आउट। ठीक, तो C तो हमारा बिल्कुल सही है। अब देख लेते हैं क्या 1/RC फ्रीक्वेंसी बताता है, या C/L बताता है फ्रीक्वेंसी, या R/L, इनमें से कोई फ्रीक्वेंसी बताता है, तो मेरे ख्याल से यस। अब जरा आप 1 मिनट और लीजिए और सोचिए इनमें से और किसके आंसर हो सकते हैं। तो बेटा C तो है ही, आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो होती थी 1/√LC होता है, और ओमेगा को 2πf लिख लेते हैं, 2π का कोई लेन देन है नहीं, डायमेंशनलेस है, तो ये तो है ही हमारा C। अब बात करते हैं क्या ये B और D, A B और D के बारे में बात कर लें। जिसने ठीक ठाक से चीजों को पढ़ा है उसके लिए बड़ा आसान है चेक करना, उसको दिखते ही दिख जाएंगी कि अच्छा यार ये तो कुछ ऐसी कहानी हो रही है, बिल्कुल सही है। तो कैसे सर, कैसे दिख जाएंगे सर, आइए समझते हैं। देखिए अगर √LC अगर आपकी फ्रीक्वेंसी की यूनिट है तो पक्की बात है C/L तो नहीं होने वाला। Isn't it getting a point? क्या कह रहा हूं मैं भाई, अगर आपका √LC कोई दो नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका रूट लेके आपको 1/T या फिर फ्रीक्वेंसी मिल रहा, C/L तो नहीं होने वाला। चाहो तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। किससे करें, कहाँ से देखें, जो भी फॉर्मूले आपको याद, ऐसा कोई कंपलसन नहीं है कि जो मैं फॉर्मूले बताऊंगा आपको उन्हीं से देखना है, ऐसा कोई कंपलसन नहीं है। आपको जो भी फॉर्मूले याद हो आप उन फॉर्मूले को अप्लाई करें, और वहां से जो आपको लगता है जिस भी फॉर्मूले से आप इजीएस्ट वे से आप अपने डायमेंशन निकाल सकते हैं उनसे निकालिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपको कैपेसिटेंस में दिक्कत हो रही है तो Q = CV होता है, तो C = Q/V होता है। ठीक, ओके, और क्या बोल सकता हूँ मैं, Q को ऐसे रखिए, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, तो दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस, Q² कुछ इस तरह का रहेगा, अपनो वर्क डन टाइप। ठीक है, इट्स इजी। नाउ रेजिस्टेंस से कैसे निकाल सकते हैं, V = IR होता है, वहां से निकाल सकते हैं। इंडक्टेंस का कैसे निकाल सकते हैं, इंडक्टेंस कैसे निकाल सकते हैं,
आपको याद होगा पोटेंशियल का फॉर्मूला V इक्वल टू LdI/dt होता है। चाहे तो आप इससे निकाल लें, नहीं बात बन रही, नहीं याद आ रहा, आपको एनर्जी का फॉर्मूला याद होगा ½ Li², इससे निकाल दें। बेटा ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको वही फॉर्मूला लगाने, जो आपको उस टाइम पर याद आ जाए उन्हीं को पुट कर ले, वहीं से आप कैलकुलेट कर लें कि हमारा इंडक्टेंस का क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। एक तो ये तरीका है। अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक है तो आप इसको जरा ध्यान से देखो, ये क्या चीज है, हमें तो कुछ याद नहीं आ रहा सर। L/R, R/L की बात नहीं कर रहा, L/R कुछ याद आया क्या है? सर ये इसमें ये हमारा टाइम कांस्टेंट होता था टाउ, किस सर्किट में? जिस सर्किट में रेजिस्टेंस और इंडक्टर होता था, ये R और L जिसमें होते थे, उसमें जो इसका जो टाइम कांस्टेंट आता था वो L/R था, जो कि टाउ बोलते थे हम इसको। ये क्या है R/L? जब ये टाइम के लिए है तो R/L क्या होगा? फ्रीक्वेंसी के लिए। दिस इज ऑल्सो आंसर, ठीक है, बी भी आंसर है। बात करते हैं एक ही, याद करो आरसी सर्किट में जिसमें आपका रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस होता था, उसके लिए जो टाइम जो आपका टाइम कांस्टेंट होता था टाउ, वो आरसी ही होता था। तो आरसी का उल्टा क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी। भाई ये टाइम की यूनिट है तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज आल्सो फ्रीक्वेंसी। यानी ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी तो मैंने आपको बता दिया कोई मतलब ही नहीं है C/L का। बाकी इसको भी वेरीफाई करना चाहते हैं अगर आप, तो यू कैन वेरीफाई, ठीक है। सी की वैल्यूज निकालिए, एल की वैल्यूज निकालिए और देख लीजिए कि बात बनती है कि नहीं बनती है, ठीक है। जो भी आपको आसान लगे, आपको इससे भी आप कर सकते हैं, एनर्जी इक्वल टू ½ CV² होता है, जो आपको एप्रोप्रिएट लगे आप उस अप्रोच को कर सकते हैं, ठीक है, जो जिससे आपका क्वेश्चन जल्दी जल्दी आए। फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ, सी की यूनिट क्या आएगी, यहाँ से मैं एनर्जी वाले कंसेप्ट यूज कर लेता हूँ। तो एनर्जी इक्वल टू हमारा ½ CV² होता है, बिल्कुल सर। तो यहाँ से इस 2 को तो हटाइए, मैं तो डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से C कितना आ जाएगा? E/V² आ जाएगा, एग्री? ये सर इसी तरह एज इक्वल टू ½ Li² भी होता है। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे सर E/I², एग्री है कि नहीं? मैं इसलिए इन टर्म्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि एनर्जी की यूनिट कट जाएंगी, आसान हो जाएंगी चीजें मेरे लिए, ठीक है। आप कहेंगे ओके सर जी। तो यहाँ से बेटा जी मैं देख लेता हूँ, हमें क्या चाहिए? C/L चाहिए, तो C/L का डायमेंशन चाहिए हमें। तो C कितना? E/V², और एनर्जी की डायमेंशन है, एनर्जी ऐसा नहीं रखो, ठीक है, मैं डायमेंशन में रख रहा हूँ। और L कितना हमारा? E/I², ठीक है जी। तो E से E मर जाएगा, तो I/V, I/V, ठीक है बेटा, I और नीचे V, इसका स्क्वायर। और I/V क्या है? आप कहेंगे सर ये तो 1 रेजिस्टेंस है, इसका स्क्वायर है, विच इज नॉट दी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 1/R आपका फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, उसका स्क्वायर आपको अब तो याद है, R में तो बहुत सारे टर्म्स रहते हैं। गए पॉइंट? भाई V/I क्या होता है? V/I तो रेजिस्टेंस ही होता है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो I/V क्या हो जाएगा? 1/R। तो ये तो आपका लास्ट वाला तो है ही, ये तो मैंने वैसे ही आपको देख के बता दिया था कि भाई ये तो दूर दूर तक भी होगा नहीं। तो ये आपको यहाँ से सीधा कट कर सकते हो, तो आंसर हो जाएंगे बेटा A, B और C। 1984 का क्वेश्चन आया हुआ। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बेटा IIT 2019 में आया हुआ, लगभग अब से 2 साल पहले की बात कहें अगर। द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज इन SI ऑफ, एक सेकंड, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज SI यूनिट इज 128 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। SI यूनिट में कितना है? 128 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। इन सर्टेन इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। कोई दूसरी यूनिट ले लीजिए जिसमें एक यूनिट का मतलब है 25 सेंटीमीटर, एंड द यूनिट ऑफ मास इज 50 ग्राम। मास की यूनिट ये है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इस नई यूनिट में कितनी होगी? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? आप कहेंगे ओके सर जी, सेंटीमीटर और ग्राम में बात कर रखी है। देखो बड़ी आसान सी कहानी है। 128 किलोग्राम को आप क्या लिख सकते हो? आप कहेंगे सर 1000 ग्राम। पहले मैं ग्राम में कन्वर्ट कर लूंगा, ठीक है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। नीचे क्या है? पर मीटर क्यूब का मतलब क्या? नीचे मीटर क्यूब है, तो मैं मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? सर आपको, हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, उसका क्यूब कर दो, हो गया सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे ही करते हो? ओके सर, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 100 सेंटीमीटर और इसकी क्यूब। भाई 1 मीटर लिखा हुआ था पहले, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? लिखा हुआ था 128 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यही था। मैंने किलोग्राम को ग्राम में कर दिया पहले, मीटर को सेंटीमीटर। मीटर क्यूब था तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर उसकी क्यूब।
देखिए इसने कहा कि हमारी यूनिट तो अलग ही है, कुछ नई यूनिट है, उसमें क्या है 25 सेंटीमीटर से 1 यूनिट बनेगा और मास 50 ग्राम से 1 यूनिट बनेगा, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 128। अब जो नई यूनिट है ग्राम की जगह कितनी हो जाएगी, 1000 डिवाइड बाई 25। यही तो है भाई, 25 से 1 यूनिट बन रही है तो 1000 में कितनी बनेगी, 25 से डिवाइड कर दो। ओ बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा, इसी तरह से 100 सेंटीमीटर में से नहीं बन रही बात, कितनी 25 सेंटीमीटर बन रही है। ओ गलत ये लिख दिया मैंने इधर, ये आपका 50 रहेगा। 50 ग्राम से आपका 1 यूनिट बन रही है और लेंथ में आपका 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 25 सेंटीमीटर से 1 बन रही है। क्यूब को एज इट इज रखो। क्वेश्चन हो चुका है। सच्ची सर जी बिल्कुल। 1 0 से 1 0 कट्टम पुट्टा, 5 से ये 5 2 10 20 और 25 चौका 100, 4 का क्यूब नीचे, तो ऊपर कितना 128 इंटू 20 डिवाइड बाई नीचे 4 बचेगा, 4 का क्यूब, तो 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16 चौका 64 दूनी 128 2 40। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, खाली यूनिट के साथ आपसे खेल दिया और देखो ठीक है। तो 40 इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं किया है मैंने, ठीक है, कुछ नहीं किया है मैंने कहाँ पर, ठीक है जी। मैंने क्या किया है, बस यूनिट को इधर उधर कर दिया है, और बच्चे इसमें भी अटक जाते हैं, ठीक है। अगर कभी कभी बच्चों सुनो, अगर आपको कभी कभी याद है ना कि अगर हम किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड अगर मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में तो 18/5 वगैरह वगैरह सब जो कन्वर्जन होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5/18 से करना था या 18/5 से करना था। तो प्यारे बच्चों, उन केसेस में भी आप लोग थोड़ा सा संयम से काम करें तो बात बन जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करो x किलोमीटर पर आवर दे रखा है, आपको कंफ्यूजन हो गया कि यार 5/18 से करना था या 18/5 से करना था। हो गया, हो जाने दो, घबराओ मत। क्या करो, इस किलोमीटर को लिख लो मीटर में, कितना 10⁻³ या 1000, ठीक है सर। नीचे घंटा है, घंटे को कर लो सेकंड में, तो 1 घंटे में कितने मिनट 60, और हर 1 मिनट में 60 सेकंड। कट्टम पुट्टा कर दो, कट्टम पुट्टा कर दिया सर। 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, मतलब किससे मल्टीप्लाई करोगे, x की मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से, 6×18 आपका आ गया मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर नहीं आती हैं चीजें याद तो आप इस तरह से अप्रोच करो। इसी तरह से जो आपका फोर्स डाइन में कन्वर्ट करना हो यानी सीजीएस सिस्टम में, या एनर्जी को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना हो, तो ये अप्रोच आप प्रेफर करो, ठीक है। या एफपीएस सिस्टम में करना हो, किसी में भी करना हो, आप इस अप्रोच को प्रेफर कीजिए। चीजों को रटने से बेहतर है समझ लो चीजें, क्योंकि समझी हुई चीजें अगर क्वेश्चन एग्जाम में भूल भी गए थोड़ा बहुत, तो आप थोड़ा सा चीजों को लिंक करके अपने आंसर लेके आ सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई बालक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सरफेस टेंशन एस, जो कि फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है सरफेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरली mr² होता है, उसमें किसी चीज से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होती रहती है, कहीं 1/2, कहीं 2/π, कहीं 4/π वगैरह वगैरह, उससे हमारा मतलब नहीं है, हमें mr² देखना है। पर टू बी टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी कि s I और h इनको आपने फंडामेंटल क्वांटिटी ली है, तो इसने पूछा देन द डायमेंशन फॉर द लीनियर मोमेंटम, यानी कि mv के लिए, mv इन सबसे मिलकर बनी होगी। तो मैं मान लेता हूँ s की पावर a, I की पावर b और h की पावर में c मान लेता हूँ, h जो आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है। क्लियर? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो वही होगा जो s की पावर a, I की पावर b और h की पावर c का रहेगा। अब मुझे a b c की वैल्यू कैलकुलेट करनी, हमारे आंसर आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है सर, तो लेफ्ट की तरफ देख लेते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि LT-1। लेफ्ट की तरफ तो आ गया हमारा MLT-1, m1 L1 t की पावर -1, LT-1 होता है वेलोसिटी, बिल्कुल सर। अच्छा S क्या है, सरफेस टेंशन जो फोर्स अपॉन लेंथ होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स के लिए MLT-2 होता है सर, डिवाइड बाय लेंथ। तो लेंथ से लेंथ को कट्टम पुट्टा कर दो तो कितना हो जाएगा MT-2, और इसकी पावर A है तो उन पावर को भी मैं यहीं पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर पावर A आ जाएगी, यहाँ पर पावर -2A आ जाएगी। क्लियर है? आप कहेंगे बिल्कुल सर, अभी मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं। दूसरा टर्म है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला mr² से बनेगा, यानी कि कैसा होगा, कुछ मास इनटू रेडियस, मतलब लेंथ, एक तरह की ml² टाइप। तो ml² टाइप बनेगा, साथ में इसकी पावर कितनी है b, तो m की पावर b और इसकी पावर 2b भी हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरा टर्म हमारा। तीसरा टर्म हमारा क्या है, आप कहेंगे सर जी तीसरा टर्म है हमारा h, प्लैंक्स कांस्टेंट। और अगर आपको याद हो तो E = h न्यू होता था,
जहां पर न्यू क्या था, फ्रीक्वेंसी आपका होता था। और भी फॉर्मूले हैं, याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, आपको अगर याद हो। आपका लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी भी होता था, या फिर आप कह सकते हो मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है एच अपॉन लैम्डा भी होता था। आप इस तरह से भी इसको अप्रोच कर सकते हैं चाहे तो, यानी कि आप एच को लिख सकते हैं लैम्डा इंटू पी, ऐसा भी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप कहेंगे ओके सर जी। उसकी पावर हमने सी भी ली हुई है, ये भी ध्यान में रखें, जिससे आप चाहें उससे कर सकते हैं। चलिए मैं इसी से ले लेता हूँ। तो यहाँ से H को आ जाएगा आपका एनर्जी पर अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी के लिए आप कहेंगे सर mLT माइनस 2 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी 1/T पे होता है, टाइम जाके ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। गेटिंग पॉइंट, ये 1/T होता है, आप कहेंगे सर तो mLT माइनस 1 हो जाएगा। आप यहां से चाहते तो यहां से भी वही आने वाला था। ठीक है बेटा जी, mLTH न्यू एनर्जी, ओके ओके, एनर्जी mL स्क्वायर होता, तो यहाँ से भी आपका mL स्क्वायर T माइनस 1, यहाँ से भी वही आने वाला था mL स्क्वायर T माइनस 1। ठीक है, किसी से भी कर लीजिए, आप कहीं से भी कर सकते हैं। हमें H की भी डायमेंशन फॉर्मूला मिल चुका है, तो H का डायमेंशन फॉर्मूला भी यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं हम। और ये लीजिए H की पावर C भी रख लेंगे हम। तो H के लिए डायमेंशन फॉर्मूला कितना है, आप कहेंगे सर m L की पावर 2 T की पावर माइनस 1, और इनकी पावर जो है C है, तो ये रहा C, ये रहा C और ये रहा C। अब जरा इनको जरा एक साथ कंबाइन कर लेता हूँ मैं। लेफ्ट की तरफ m की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर माइनस 1 है, जबकि राइट की तरफ आपका मास को सबको कंबाइन कर लीजिए, मास की पावर A, मास की पावर B, मास की पावर C। तो मास की पावर आ जाएगा A प्लस B प्लस C। एग्री, आप कहेंगे बिल्कुल सर। अब बात करते हैं लेंथ की, इसमें तो लेंथ है नहीं, इसमें लेंथ है, तो लेंथ की पावर कितनी 2B है, यहाँ पर कितना है 2C है सर। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल सर। बात करते हैं टाइम की, पहले वाले टर्म में माइनस का 2A है सर, दूसरे वाले में लेंथ नहीं है, और तीसरे वाले में टाइम की पावर माइनस C है, तो ये लीजिए। ठीक, 3 इक्वेशन है हमारे पास, 3 ही वेरिएबल। 3 इक्वेशन कौन कौन सी, तो आप कहेंगे सर A प्लस B प्लस C इक्वल टू हमारा 1 है, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कहेंगे सर आपका 2B प्लस 2C इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू कितना 1, ये भी भाई L की जो पावर है दोनों को कंपेयर कर लें। तीसरा टर्म आपका टाइम की पावर, राइट, इधर माइनस 1 है, इधर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर -2A माइनस 2C माइनस C, सिंपली माइनस C इज कमिंग आउट टू बी। ये हमारे पास 3 इक्वेशन है और हमारे पास 3 ही वेरिएबल है, तो कैलकुलेट करना आई डोंट थिंक सो इट्स अ बिग थिंग नाउ। तो आप क्या कर सकते हैं, मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर 2B और 2C है, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2 से। एक सेकंड बेटा। तो बेटा मैं इसको आसान करने के लिए एक काम कर लेता हूँ, 2A प्लस 2B प्लस 2C इक्वल टू 2 कर लेता हूँ। इसमें से दूसरे वाली इक्वेशन जो है 2B प्लस 2C इक्वल टू 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे राइट साइड 1, ये दोनों तो कट्टा पुट्टा हो जाएंगे, बिल्कुल सर। तो 2A इक्वल टू 1, यानी A की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1/2। और अगर A की वैल्यू 1/2 आ गया तो इसको सीधी इक्वेशन नंबर 3 में पटक दो। A की वैल्यू कितनी है -2, इसको तो आप चाहें तो कैंसिल आउट कर सकते हैं पर नेगेटिव को, तो 2A प्लस C विल बी इक्वल टू 1। A की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस C इक्वल टू 1। ये भी 1, ये भी 1, C की वैल्यू आ गई 0, C की वैल्यू आ गई 0। आगे बढ़ते हैं, यहाँ बढ़ते हैं, 2B प्लस 2C इक्वल टू 0। अब इक्वेशन नंबर 2 में पटक दो, तो 2B प्लस C की वैल्यू 0 है, तो खत्म ही कहानी, इक्वल टू कितना, आप कहेंगे सर 1, तो B विल कम आउट टू बी 1/2। तीनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, C की वैल्यू 0, B की वैल्यू 1/2 एंड C की वैल्यू आपका A B C तीनों मिल चुके हैं, A B C में तीनों वैल्यूज मिल चुकी है। तो 1/2 1/2 0, 1/2 1/2 0, 1/2 1/2 0 कौन से में है, आपका D4 दिल्ली। D4 दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए, नहीं तो इसको नोट डाउन कर लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है फिजिकल क्वांटिटी इज डिपेंडेंट ऑन द अदर क्वांटिटीज PQRS। उतना अच्छे से विजिबल नहीं है PQRS। परसेंटेज एरर ऑफ द मेजरमेंट ऑफ PQRS आर दिस रेस्पेक्टिवली, एंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन A इज। मैंने आप लोगों को बताया जब पावर की कहानी हो, देखिए यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट डाउन लाइक, हाउ कैन वी राइट इट डाउन सर, आप A को ऐसे लिख सकते हैं
p की पावर 1/2 q की पावर 1/2 अपॉन r की पावर 2 s की पावर 3। ठीक है, ओके सर। और मैंने आप लोगों को बताया था अगर आपकी चीजें पावर में हो, मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, सब तरह से एरर को कैसे डील करना है आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू। तो बेटा हम रिलेटिव एरर हमारा इस जगह पर काम आता है। तो रिलेटिव एरर इक्वल टू हमारा हो जाता है, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है 1/2 डेल्टा p अपॉन p प्लस 1/2 डेल्टा q अपॉन q। हाँ, अब फंस जाएंगे बच्चे। बच्चे सोचेंगे कि p की पावर 1/2 q की पावर 1/2 है और r की पावर -2 है और s की पावर -3 है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर लिखेंगे -2 इंटू, जो बच्चे लिखने वाले हैं, प्लस -2 इंटू डेल्टा r अपॉन r प्लस -3 इंटू डेल्टा s अपॉन s। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या ये सही है जो मैंने लिखा है, या फिर इनकी पॉजिटिव वैल्यू लूं, मतलब मोड लगाऊं इन पे, ये बात सही है। तो बेटा जी मैंने आपको समझाई थी, वी आर लुकिंग फॉर मैक्सिमम एरर, वी आर लुकिंग फॉर मैक्सिमम एरर, सो वी विल टेक देयर, हाँ जी, वी विल टेक देयर पॉजिटिव वैल्यूज, वी विल नॉट टेक नेगेटिव वैल्यूज। हो सकता है इसमें नेगेटिव वैल्यू लें तो हमारा आंसर 0 भी आ जाए, और वो आंसर आपका मेंशन है इसके अंदर। क्या बात कर दी सर जी, हाँ जी। तो बेटा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है क्योंकि बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर, और आपको परसेंटेज चाहिए ना तो पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो 100 से, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 100 100 100। ठीक, आप कहेंगे ओके सर। तो ये परसेंटेज इन पी है, दिस इज परसेंटेज इन क्यू, दिस इज परसेंटेज इन आर, दिस इज परसेंटेज इन एस। तो पटक दीजिए वैल्यूज। तो 1/2 परसेंटेज पी में कितना था, आपने सर 1%, प्लस 1/2 क्यू में परसेंटेज कितना था 3, प्लस 2 इंटू परसेंटेज आर एरर कितना था 0.5 आर में, और आपका प्लस का 3 इंटू 0.33 आपका था एस में। ठीक, आप कहेंगे यस सर जी। तो बेटा परसेंटेज 1/2 ही था ना, 1/2 प्लस 3/2, दो की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 1 बनेगा, और 3 की 3.99 से होगी तो लगभग 1 ही बचेगा, ये भी 1/3 ही है। ठीक है, आप कहेंगे ओके सर। तो 1 + 1 2, और आपका 3 और 1 4/2 2, तो 2 + 2 = 4%। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर माइनस का सिंबल लगा लेते तो आपका आंसर आने वाला था 0, जो कि एब्सोल्युटली गलत होने वाला था। ठीक है, तो C4 चेन इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बेटा जी, ये क्वेश्चन आपका जे एडवांस 2015 में आ चुका है। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। द एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय ई, इज ए फंक्शन ऑफ टाइम है विच इज गिवन बाय, थोड़ा डार्क लिखा हुआ आपको शायद विजिबल ना हो, a² एक्सपोन ई एक्सपी का मतलब एक्सपोनेंशियल है e की पावर -αt, वेयर अल्फा की वैल्यू दे रखी है हमें, कितनी है 0.2 पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेजरमेंट ऑफ ए हैज एरर, एरर का परसेंटेज दे रखा 1.25%, मतलब हमें वैल्यू दे रखी है डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 की वैल्यू हमारे पास है विच इज 1.25%। ठीक है, ओके। इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम में एरर है वो भी हमें पता है, परसेंटेज दे रखा है, तो डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 इज इक्वल टू 1.50%। तो आपको कैलकुलेट करना परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ ईटी एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड, कितना होगा। अब देखिए बालक, हमने जो एरर पढ़े थे वो मल्टीप्लाई में पढ़े हैं, डिवाइड में पढ़े हैं, एडिशन में पढ़े हैं, सब्ट्रैक्शन में पढ़े हैं, ई की पावर समथिंग में हमने एरर नहीं पढ़े हैं। यस और नो यार, जैसे इक्वेशन दे रखी है, द इक्वेशन एज दिस इक्वेशन इज गिवन, वी हैवंट स्टडी, हमने ऐसे एरर नहीं पढ़े हैं, ना ही हमने कोई इस तरह का डिस्कशन किया है। तो इस तरह के केस में जब आपको कहीं ई की पावर हो, एक्सपोनेंशियल हो, लॉग वगैरह हो, कुछ भी इस तरह की जब चीजें आती है, लॉग के अंदर भी नहीं पढ़े हमने एरर की कहानी, है ना। तो इस केस में आप क्या करें, एरर क्या होता है, थोड़ा सा वेरिएशन, और वेरिएशन को कुछ हद तक इंडिकेट कौन करता है, डिफरेंशिएशन। तो इस तरह की इक्वेशन को बेटा आप डिफरेंशिएट कर लें। ठीक, तो ऐसा ध्यान में रखना है, ध्यान में क्या आपको जब जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे आप वैसे वैसे आपको इन चीजों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। पक्का सर जी, आप, मैं कहूंगा यस बेटा बिल्कुल पक्का। ठीक है जी, आप कहेंगे ओके मास्टर जी, तो करो डिफरेंशिएट सर, करो, उठाओ बस्ते और पकड़ो रोडवेज बस। क्वेश्चन में बेटा एक बच्चा कह रहा है सर एक बार क्वेश्चन को समझा दो। बेटा इक्वेशन दे रखी है एनर्जी की,
ए के अंदर जो एरर है, परसेंटेज एरर, त्रुटि हिंदी में, वो दे रखा है, टाइम में दे रखा है, पूछा है परसेंटेज एरर कितना होगा एनर्जी में, कब, टाइम इक्वल टू 5 सेकंड पर। ठीक है, एनर्जी की इक्वेशन ये दे रखी है। तो बच्चे इसको मोस्टली लोग देखते अरे यार ये तो पता नहीं क्या पता है भाई, किस चीज का पूछ लिया पता ही नहीं। हाँ जी, तो क्या करना है बेटा, इस तरह की कहानी में लोग में आ जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आए, एक ही पावर में आ जाए, तो क्या करें, क्वेश्चन को आप डिफरेंशिएट करो। सर किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, किसी भी एक रैंडम वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो, या फिर सिंपली देखिए आपने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है किसी ने किसी के रेस्पेक्ट में पढ़ा है, जरूरी नहीं कि हर बार आप चीजों को डिफरेंशिएट करो किसी के रेस्पेक्ट में। तो ऐसे ही कर सकते हैं बिल्कुल सर। डी ई लिख लेता हूं मैं, अब मैं टी थोड़े ले, टी तो उसका फंक्शन दे रखा है, तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स वाई जेड किसी के रेस्पेक्ट में कर सकते हो, बाद में उनको हटा देना। मैं सिंपली डी का डिफरेंशिएशन जो छोटा सा हिस्सा डी, अब इसका कैसे करूं, अगर चाहे तो आप समझना चाहें तो एक्स लिख लेता हूं, एक्स के रेस्पेक्ट में कर लेता हूं। एक्स क्या है, ऐसे रैंडमली कुछ मैंने ले लिया, ठीक है, ओके। ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, अब इसको कैसे करते हो, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे आप, बिल्कुल सर। ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, आप कहेंगे सर 2a और डी ए बाई डी एक्स, एग्री, आप कहेंगे एग्री सर। और क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन किसी एक को डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरे को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो हमारा जो दूसरा फंक्शन है उसको e की पावर अल्फा टी को माइनस अल्फा टी को ऐसे छोड़ दीजिए, प्लस अब क्या करेंगे सर, ए स्क्वायर को एज इट इज छोड़ दीजिए, डिफरेंशिएट कर दो e की पावर माइनस अल्फा टी को। तो e की पावर कुछ भी हो, e की पावर x का डिफरेंस e की पावर x होता है, माइनस x का जो भी इसके पावर रहता है आपको जानते हैं कैसे करना होता है। तो e की पावर माइनस अल्फा टी का डिफरेंस e की पावर माइनस अल्फा टी ही रहेगा, और साथ में हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस अल्फा टी, वो क्या हो जाएगा, अल्फा डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं। एग्री, आप कहेंगे पूरी तरह एग्री सर। यहाँ से dx को हटा दीजिए, हमारा कोई रोल है नहीं इसमें, ठीक है, हमें तो केवल डी को लेना है, जो हमारी काम की चीजें उनको देखेंगे। तो यहां से मुझे मिल रहा है डी इक्वल टू 2a डी ए ई की पावर माइनस अल्फा टी प्लस ए स्क्वायर। अब आपको धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे dx को आप लिखोगे भी नहीं, इसलिए मैं कहता डी लिख लेता हूँ। क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस किया इस टाइप के तो आप सीधे देखते कर लोगे, अच्छा इसको ऐसे लिख लो सीधा, इंटू माइनस अल्फा डी टी, एग्री, पूरी तरह एग्री। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए परसेंटेज एरर ऑफ ई, मतलब मुझे जो वैल्यू रिक्वायर्ड है, जो मुझे फाइंड करना है वो क्या है, डेल्टा ई अपॉन ई इंटू 100। अगर डेल्टा ई छोटा सा है तो उसको मैं डीई भी लिख लेते हैं, अगर आपको ये बात पता हो, अगर एक्स छोटा सा है, अगर एक्स के लिए डेल्टा एक्स बहुत छोटा है तो उसको डीएक्स भी लिख लेते हैं, आपको पता होगी ये बात, आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो मैं इसको जो डेल्टा है उसको, ये डीई जो है हमारा, डेल्टा कह लो डीई कह लो, एक ही बात है, ठीक है, ओके सर। तो मैं इसको चाहो तो आप डेल्टा ई, ठीक है, लिख सकते हो। अच्छा, और पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड कर रहा हूँ ई से, अपने पास से अपनी मर्जी से ई से वो डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2a, इसे डी को लिख लेता हूं मैं डेल्टा है, दोनों बराबर ही हैं लगभग, इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक, प्लस ब्लू पेन से लिखिए सर, ए स्क्वायर ई की पावर माइनस अल्फा टी इंटू माइनस अल्फा डी टी, एग्री वहां तक, आप कहेंगे पूरी सर ई से आपने डिवाइड किया, इधर भी तो करो, हाँ ठीक है बिल्कुल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो ई है, मैं इसकी जो वैल्यू ये है ए स्क्वायर वाली, इसी से डिवाइड करता हूँ माइनस अल्फा टी। कोई प्रॉब्लम, यहां तक मुझे नहीं लगता आप में से किसी भी बच्चे को कोई डिफिकल्टी है, ठीक है जी, ओके सर जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो डेल्टा ई अपॉन ई विल बी इक्वल टू, इसको मैं ब्लू कलर ही कर देता हूँ सारे का, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ये लीजिए और ये लीजिए बेटा जी, ठीक है, यहाँ तक आप कहेंगे बिल्कुल सर। अच्छा, इनको अब जब प्लस के साइन है इनको अलग अलग कर लीजिए, मतलब इसको इसके साथ और इसको इसी के साथ, ओके। तो 2a डेल्टा ए ई की पावर माइनस लैम्डा टी डिवाइड बाई ए स्क्वायर ई की पावर माइनस लैम्डा टी, यहां से एक ए से एक ए को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ई की पावर अल्फा टी से ई की पावर अल्फा टी माइनस अल्फा टी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, वो आप कहेंगे बिल्कुल सर, प्लस ए स्क्वायर ई की पावर माइनस अल्फा टी इंटू माइनस का अल्फा डी टी डिवाइडेड बाई आपका ए स्क्वायर ई की पावर माइनस अल्फा टी, इससे पूरे के पूरे को ये कैंसिल आउट कर दीजिए, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, एग्री हो यहाँ तक, मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। डेल्टा ई अपॉन ई विल बी इक्वल टू, बचेगा कितना, ये रहा 2
यहाँ पर ऊपर कितना बचा डेल्टा ए, नीचे कितना बचा ए प्लस, आगे इधर क्या बचता है, आप कहेंगे सर माइनस का अल्फा, डेल्टा टी को dt लिख लें, मतलब डेल्टा टी dt को डेल्टा टी लिख लूं मैं, जैसे मैंने बाकी सबको लिखा, ये लो इसको यहीं पर लिख लेते हैं, ये ठीक है जी। आप कहेंगे ठीक है सर जी, डेल्टा लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा टी ये बचेगा, यस सर, बट अब फिर इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया था, हम अब एरर कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें ये जो नेगेटिव सिंबल आ रहा है, ये जो माइनस आ रहा है, इसको जीरो कर सकता है, एरर को घटा रहा है, हम वी आर लुकिंग फॉर मैक्सिमम एरर, इसका मोड ले लीजिए। हाँ सर, मल्टीपल टाइम मिस्टेक होने के चांसेस हैं, बिल्कुल हैं। अच्छा जी, तो डेल्टा ई अपॉन ई, मुझे तो परसेंटेज चाहिए 100 से, और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, जिसकी वैल्यू मेरे पास है। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल है सर, प्लस अब ये अल्फा डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 तो है नहीं है ना, आप कहेंगे नहीं सर इसको कैसे करूं मैं, डेल्टा टी तो नहीं है मेरे पास, क्या कर सकते हैं, टी से मल्टीप्लाई और टी से मैं डिवाइड कर लेता हूँ, टी से मल्टीप्लाई और टी से मैं डिवाइड कर लेता हूँ, और 100 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, इस टी को मैं इधर लिख लेता हूँ, और साथ में 100 से मैं मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ, परसेंटेज में कन्वर्ट। तो इस टर्म को तो आप जानते हो, आप कहेंगे यस सर, और क्वेश्चन में साथ में दिया हुआ है आपको t इक्वल टू 5 सेकंड पर बतानी है चीजें, t इक्वल टू 5 सेकंड पर, अरे वाह, तो ये तो बात तो बन जाएगी अब तो, यस सर नो, आप कहेंगे बिल्कुल सर जी। तो यहां से हमारा डेल्टा ए अपॉन ए कितना था, जरा देख लो वैल्यू उसको, कितनी कितनी गिवन थी, कितने परसेंट गिवन था, ए में एरर कितना गिवन है 1.25%, और आपके टाइम में एरर कितना है 1.5, रख लो वैल्यू उसको, इसमें ए में कितना, आप कहेंगे सर 1.25% प्लस टी की वैल्यू कितने पर देखना, 5 सेकंड पर, 5 रख लीजिए, और इसमें एरर कितना, आप कहेंगे सर 1.5, एग्री हो, आप कहेंगे यस सर जी 15। ठीक है बेटा जी, एक सेकंड रुक जाना, हमसे कुछ मिस्टेक तो नहीं, टी इक्वल टू 5 सेकंड ये था ना, टी इक्वल टू 5 सेकंड 1.5, ओके ऑल गुड, ए स्क्वायर, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक ही लग रहा है मुझे। डेल्टा टी में अच्छा अल्फा, अल्फा की वैल्यू तो अभी लापता है, अल्फा भी तो रखना है, यस सर, तो 1.5 और अल्फा ये छुपा हुआ बैठा हुआ है, अल्फा बदमाश, कितनी थी इसके लिए 0.2, एग्री, आप कहेंगे बिल्कुल सर, 2 की 1.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.50 आ जाएगा, प्लस 5 की मल्टीप्लाई 0.2 से करेंगे तो 5 दूनी 10, एक बचेगा, यानी 1.5 बचेगा, 1.50, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2.5 और 1.5 कितना हो गया, 3 और 4, 4.00, मतलब इतना परसेंट एरर, तो आंसर इज 4% एरर, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा जी, मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी, इसको मैं छोटा कर देता हूँ जिससे आप एक ही पेज पर पूरे क्वेश्चन को देख पाएं, और क्वेश्चन अभी आपकी स्क्रीन पर काफी हद तक देख पा रहे होंगे, इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ जिससे आप पूरे क्वेश्चन को एक ही जगह पर देख सकेंगे, इसको मैं उठा करके इधर लिख देता हूँ, चलो ऊपर चलो, काफी इंसान ऊपर चलो, और ये लीजिए बेटा जी, अभी आपको पूरा क्वेश्चन एक ही स्क्रीन पर, आई थिंक ये विजिबल नहीं है सर, और थोड़ा ऊपर करो सर, हाँ अभी विजिबल हो जाएगा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट वगैरह फोटो वगैरह ले सकते हैं, क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा एक ही स्क्रीन पर मैंने ले आया, इससे आगे इधर सॉल्व कर रखा है। ठीक है जी, नोट डाउन कर लीजिए, अल्फा की वैल्यू हमने वगैरह सारी प्लेस कर ली है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा, ठीक है, और आप प्रिपेयर करते रहिए, बढ़िया से अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। आज के लिए हम यहीं पर क्लास एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिंदास रहिए, आप इंडिया में, वाह वाह वाह, बाय बाय, टेक केयर।